हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फॉर्मल चार्ट से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो कि है राइटिंग द लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल का या फिर आयन का। ठीक है, तो वी हैव सीन दैट लुईस स्ट्रक्चर्स सफ़र फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस। हमने क्या देखा कि लुईस स्ट्रक्चर की क्या रही हैं, कुछ लिमिटेशंस रही हैं। इससे पहले हमने वो डिस्कस करी हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये क्या कर देता है, ऑक्टेट रूल की वायलेशन कर देता है। वहाँ पर कुछ केस में हमारा सेंट्रल एटम का जो था ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, और कुछ में ऑड नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन, और कुछ में एक्सपैंड हो जा रहा था, कुछ में 8 से ज़्यादा क्या आ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन आ जा रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या हो जा रहा था, ऑक्टेट रूल एक्सपैंड हो रहा था और उसकी वायलेशन हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दैट, दीज आर क्वाइट यूजफुल रहता है। द वेरियस स्टेप्स फॉर राइटिंग द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस आर एज फॉलोज। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल का या फिर आयन का। नंबर 1 है, काउंट द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, एंड ऐड देम अप। अब हम क्या करेंगे कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं एटम के जो कि उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। किसी पर्टिकुलर, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि H2O हो गया, वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं और उन सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एडअप कर देंगे। और स्टेप नंबर 2 है, इफ़ द स्पीसीज इज अ कैटायन। अगर स्पीसीज क्या होगी, कैटायन होगी, मतलब कि उसके पास क्या लगा होगा, जैसे कि मॉलिक्यूल है हमारे पास, जैसे हमने देखा था NH4 पॉजिटिव, तो वहाँ पर क्या लगा था, पॉजिटिव लगा था, मतलब कि वो स्पीसीज क्या हुई, आपकी स्पीसी बोलते हैं, मॉलिक्यूल को स्पीसीज भी बोल देते हैं। तो वो स्पीसीज आपकी क्या हो गई, कैटायनिक हो गई, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अगर प्लस चार्ज है तो मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, अगर +2 है तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इसी तरीके से शो ऑन। ठीक है, +3 +4 आप बता सकते हैं कि इनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द टोटल। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे कि आपके पास हमने NH4 पॉजिटिव प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, जहाँ पर हमने लिमिटेशन भी देखी थी ऑक्टेट रूल की। वहाँ पर हमने क्या करा था, डिस्कस करा था कि NH4 पॉजिटिव था हमारे पास, और हमने कहा था कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया था। तो वही बताया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पूरे मॉलिक्यूल में जो भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एडअप कर देंगे। अब एडअप करने के बाद अगर उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, ठीक है, अगर 1 पॉजिटिव चार्ज लगा है तो हम -1 कर देंगे, अगर 2 लगे हैं तो -2 कर देंगे। और नंबर 3 आ जाता है हमारे पास, इन केस द स्पीसीज इज एन एनाइन। अगर वो एनाइन होगी यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, एड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव चार्जेस टू द टोटल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एडअप हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। तो मतलब कि वहाँ पर अगर -1 है तो -1 का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एडअप होगा। माइनस का मतलब होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एडअप हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं, जबकि प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से अभी देखेंगे, पर आप इन स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए। नंबर 4 है, फ्रॉम द स्पीसीज सेलेक्ट द सेंट्रल एटम विच इज़ जनरली द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से हम सेंट्रल एटम निकालते हैं, तो उस वीडियो को जाकर के देख लेना है आपने, अगर उसको नहीं देखा है अभी। उसके बाद आप इस लेक्चर में आना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी डिस्कस करी थी।
तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको कार्बोनेट आयन और NH4 पॉजिटिव बताया है किस तरीके से हुआ है वहाँ पर। तो विच इज जनरली द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमें क्या निकालना होता है कि सेंट्रल एटम क्या होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन नेचर। नाउ राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटेलिजेंट गेस। अब आपको बोला हुआ है कि आप क्या करोगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर, जो भी आपको जिस तरीके से आप अंदाज़ा लगा रहे हो उस तरीके से आप उसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। प्लीज़ रिमेंबर दैट द मोनो अटोमिक, और हमें याद रखना है जब मैंने आपको सेंट्रल एटम करवाए थे कि सेंट्रल एटम हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर भी आपको बताया था कि जितने भी हमारे मोनो अटोमिक होते हैं एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, वहाँ पर मैंने 2 बताए थे। जैसे कि क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या रहते हैं, ऑलवेज ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन, वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन में होंगे, यानी कि वो सेंट्रल में नहीं होंगे, वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया है वहाँ पर। नंबर 5, initially place one shared electron pair between every pair of atoms to represent a single bond। तो हमें क्या करना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को वहाँ पर लगा देना है ताकि उससे हमें सिंगल बॉन्ड का पता चल सके। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स में अकाउंट फॉर इधर मल्टीपल बॉन्ड्स और दे में एक्ट एज लोन पेयर्स। तो हम क्या करेंगे, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमने जोड़े थे उनमें से हम, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है उसके बीच में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, जिससे कि हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि शेयरिंग में है, वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। बाकी के जितने भी बचेंगे उससे या तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा या तो लोन पेयर्स बच जाएंगे। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। आपके पास क्या है, नाइट्रेटिक आयन है, तो हम आयन का क्या निकाल रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। अगर आप आयन का निकाल देते हो, आयन का मतलब क्या है, उसके पास या तो प्लस या तो नेगेटिव चार्ज होगा। बाकी अगर सिंपल मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे कि उसके पास क्या होगा, चार्ज नहीं होगा, प्लस माइनस चार्ज नहीं होगा। तो अब हमें सबसे पहले स्टेप में कहा गया है कि हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 3 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो 3 × 6 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हम इनको प्लस करेंगे, एडअप करेंगे, हमारे पास आ गया 23। सिंस द स्पीसीज इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स टू बी कंसीडर्ड। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि टोटल कितने हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एडअप हो जाएगा। एक ही नेगेटिव चार्ज लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन एडअप हो जाएगा। अगर 2 नेगेटिव होता तो यहाँ पर +2 आ जाना था, ठीक है। द स्केलेटल स्ट्रक्चर फ्रॉम नाइट्रेट आयन में बी रिटन एज। तो हमने क्या करा, इस तरीके से कुछ गैस कर लिया कि स्केलेटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। अब 4th स्टेप, प्लेस वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन ऑल द 3 पेयर्स ऑफ एटम्स एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरीके से 3 क्या दिए हुए हैं, एटम्स दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, मतलब कि एक ऑक्सीजन का, एक नाइट्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, एक नाइट्रोजन का। अब हम देखेंगे कि क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को भी हम यहाँ पर एडअप करेंगे, लगाएंगे इनके पास। तो अब हमने क्या देखा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एन एटम, सेंट्रल एटम क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से निकालते हो। प्लेस अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हम लगाएंगे, क्योंकि अब जब हमने यहाँ पर एक एक बॉन्ड को लगा दिया, एक एक बॉन्ड जब हमने लगा दिया तो हमने देखा कि नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए नाइट्रोजन के पास। तो अब हमने क्या करा, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 और यहाँ पर कितने थे, 2 थे, +2 6, यहाँ पर भी कितने थे, +2 8 हो गए। तो हमने इस तरीके से कर दिया। तो विथ वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स, और एक ऑक्सीजन एटम के साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ आपका क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने बताया। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हमने क्या करा, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो कर दिए। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अभी आपने ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखना है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ
तो 6 अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर तो 2 दिए हुए हैं, 2 किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। मतलब कि जो ऑक्सीजन की जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन ही आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ऑक्सीजन को दे रहा है। मतलब कि जब हमारा एक एटम किसी दूसरे एटम को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जो कि शेयरिंग करते हैं दोनों, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है तब हमारा जो है एटम कंप्लीटली क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन टू दी अदर एटम। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन भी साथ में है, मतलब कि नाइट्रोजन भी इस अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन तो शेयर कर ही रहा है अपने साथ, क्योंकि है ही नाइट्रोजन के। लेकिन इसने क्या करा है, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे दिया है। तो यहाँ पर कौन से वाला बॉन्ड बन रहा है आपका, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर कौन से वाला बॉन्ड बनेगा आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ को क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही शेयर कर रहे हैं। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए हैं। अब क्यों दिए हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दे दिए हैं, इसके पास कितने होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 यहाँ पर दिए, 2 इसने यहाँ पर दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। अब ऑक्सीजन के देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। यानी कि यहाँ पर जो इसके बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 नाइट्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड बन गया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो क्योंकि यहाँ पर 2 थे नाइट्रोजन के, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, तो 4 तो यहाँ पर यूज़ हो गए। अब 1 बचा यहाँ पर, तो 1 इसने यहाँ पर रख दिया। और अगर हम यहाँ पर दोबारा ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल है इसके अपने 2, 4, 6। तो अब यहाँ पर ये जो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन आया है वो कहाँ से आया, किस तरीके से इन दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, माइनस का आ गया, यहाँ पर माइनस लगा है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एडअप हुआ है। तो वो वाला इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लगाया और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ में शेयर करे हैं, ऑक्सीजन के साथ में शेयर करे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि NO3 नेगेटिव में किस तरह के बॉन्ड होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड होता है। पर अगर कोई पूछेगा कि 2 सिंगल किस तरीके के प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से वाले हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि आपको यहीं से ये बात क्लियर हो रही है कि ऑक्सीजन के जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करा है बॉन्डिंग में, ठीक है, यहाँ पर भी। और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि 1 था, तो 1 जो है नेगेटिव का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है, नेगेटिव लगा है, मतलब कि +1, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो, कोई भी आपके पास आयन दिया होगा उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 इसने यहाँ पर जिस तरीके से हमने बताया था इस तरीके से इसके भी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स में प्रेजेंट हैं। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो 2 इसके हो गए, इस वाले बॉन्ड में हो गए 2, और इस वाले बॉन्ड में भी कितने हो गए, 4। ये वाले तो इसके नाइट्रोजन के ही हैं, क्योंकि इसने क्या करा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करा है। तो 4 और 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 6 और 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8, क्योंकि यहाँ पर कितने क्या बना है, डबल बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं, आपको पता चल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 + 2 + 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इन सभी का ऑक्टेट क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। चाहे आप इनका भी देख लो, जैसे कि ये वाला ऑक्सीजन है तो
6 इसके पास इस तरीके से प्रेजेंट है एज अ लोन पेयर, और 2 ये 6 + 2 8, यहाँ पर भी 6 + 2 8, 4 + 2 + 2 कितने हो गए आपके पास, 4 + 2 6, 6 + 2 8, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये था हमारा ल्यूइस स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन का। ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो रहा है और इस तरीके से आप इस चीज़ को ड्रॉ करते हो। अब मैंने आपको बता दिया आपने किस तरीके से ड्रॉ करना है, और सिंपल मॉलिक्यूल का तो इससे भी इजी रहेगा क्योंकि वहाँ पर तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो सिंपल मॉलिक्यूल का आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको बताया जिसमें आपको थोड़ी पजलिंग होती है, जैसे कि आयन का ल्यूइस स्ट्रक्चर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज।